प्राचीन भारत का ये सेट 2 है, तो इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न 4 आश्रमों को क्रमबद्ध तरीके से सजाइए। तो यहाँ पे 4 आश्रम दिए गए हैं जो उत्तर वैदिक काल में आश्रम थे 4। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से सजाना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा होगा। तो ब्रह्मचर्य यहाँ सबसे पहले आएगा, उसके बाद गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसी में सबसे पहले दिया है, सी ब्रह्मचर्य, फिर ए गृहस्थ, फिर बी वानप्रस्थ, फिर डी संन्यास। तो CABD ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो उत्तर वैदिक काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, 16 महाजनपदों का, जिसमें से क्वेश्चन कर रहा है कि मगध महाजनपद जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गिरिब्रज। गिरिब्रज में महाजनपद मगध की राजधानी थी, जिसको राजगृह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजगृह, राजगृह। क्लियर। चंपा किसकी राजधानी थी, तो ये मुंगेर बिहार में स्थित अंग महाजनपद था, एक अंग महाजनपद की राजधानी थी। उसके बाद कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी, किसकी, वत्स की। और वत्स कहाँ स्थित था, तो आजकल इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिसको कहा जाता है वो वत्स के अंतर्गत आते थे, जो यूपी में स्थित था। क्लियर। उसके बाद आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो था वो भी कौशल महाजनपद की राजधानी था, और कौशल महाजनपद भी यूपी में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कर रहा है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र कौन थे। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ, शंभवनाथ। तो ये सभी जैन धर्म के तीर्थकर थे। तो इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजा अश्वसेन के पुत्र कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, वे राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ का मैं बारे में बता दूं, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था, उनका प्रतीक सर्प था। क्या था, सर्प। वहीं पे ऋषभदेव जो थे, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, और इनका प्रतीक जो था सांड था। क्लियर। नेमिनाथ कौन थे, तो ये नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें तीर्थकर थे, और इनका प्रतीक जो था नील कमल था, नील कमल। उसके बाद शंभवनाथ है, तो शंभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे। कौन थे, तीसरे तीर्थकर, और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्या कर रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, सबको पता होगा, इनका जन्म कब हुआ था। ये ऑप्शन नंबर 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, या 580 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके बारे में और बता दूं, तो इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में, कुंडग्राम में। और कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, तो ये वैशाली, बिहार के वैशाली जिले में पड़ता है। उसके बाद इनकी माता का नाम था त्रिशला, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, बहन थी। और पिता जो थे ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पत्नी का नाम यशोदा। और इनका बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था महावीर स्वामी का। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पे यह कर रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन नंबर 540 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, और 568 ईसा पूर्व। तो ये कंफ्यूज अक्सर एग्जाम में कर देते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इनसे 4
ईसवी से ईसा पूर्व से क्वेश्चन बनते हैं, जन्म मृत्यु दोनों का, और दोनों में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध का अगर जन्म यहाँ पे कर रहा है तो 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में। कहाँ पे? कपिल वस्तु। उसके बाद कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में पड़ता है, और इनको लाइट्स ऑफ एशिया कहा जाता है। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। पिता का नाम था सुदोधन, माता का नाम महामाया था, और इनकी सौतेली माता थी कौन? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी माता का इनका मृत्यु जन्म के समय ही हो गया था, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने की थी। क्लियर? और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध कहा गया और तथागत कहा गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों कहा गया। ज्ञान जब इनको प्राप्त हो गया तो, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ कहाँ? तो किस नदी पे? अक्सर एग्जाम में पूछ देता है किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसको फल्गु भी बोलते हैं। क्लियर? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष में? 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये किस दिन था? तो वैशाखी पूर्णिमा को। वैशाखी पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और किस भाषा में अगर दिया था तो किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था इन्होंने अपना प्रथम उपदेश। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न क्या रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 8 स्तूप का निर्माण किया गया था इनके अवशेषों पर। नेक्स्ट आगे प्रश्न क्या रहा है 8वां, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो आपको पता होगा कि 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 383 ईसा पूर्व में हुआ था। पहले की बात करें तो पहला 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा पता हो ही गया 383 में हुआ था। तीसरा की बात करें तो तीसरा 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और चतुर्थवा जो हुआ था ईस्वी की पहली शताब्दी में हुआ था। क्लियर? और पहला जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। राजगीर में हुआ था। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, और उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। पहले वाले की अध्यक्षता कितने की थी? महाकश्यप ने। दूसरा 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और उसकी किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक की शासनकाल में। कालाशोक की शासनकाल में। और उस समय वहाँ का अध्यक्ष कौन था? शबाकामी। शबाकामी अध्यक्ष थे। तीसरा जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। इसमें कन्फ्यूजन है 255 या 250 होगा, मुझे कन्फर्म सही याद नहीं आ रहा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको तीसरा बौद्ध संगीति का। तो तीसरा हुआ कहाँ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में? अशोक के समय में। और उस समय मोगली पुत्र 30 अध्यक्ष थे तीसरी बौद्ध संगीति में। और चौथा जब हुआ था ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में। और वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष पूछते तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। वामन पुराण के अनुसार शिव संप्रदाय कितने भागों में विभाजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4। वामन पुराण के अनुसार शिव संप्रदाय जो था 4 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? तो पाशुपत था, 1 नंबर पे बता दो यहाँ पे पाशुपत। दूसरा नंबर कपालिक, उसके बाद कालामुख,
फिर लिंगायत। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। कापालिक के भैरव इष्टदेव भैरव को माना जाता है। लिंगायत का बासवा को माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं 10वां नंबर, हिजरी सनवत में वर्ष कितने दिनों के होते हैं। तो हिजरी सनवत जो था पैगम्बर मोहम्मद साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें वर्षों की संख्या कितनी है ये क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी 354 दिन होते हैं हिजरी सनवत में। क्लियर। और 24 सितंबर कितना 24 सितंबर 622 कब 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा जो होती है तो पैगम्बर मोहम्मद साहब की ये यात्रा थी। इसी को हिजरत सनवत का शुरुआत माना जाता है 622 से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या कर रहा है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बिंबिसार का पिता जो था वो पिता कौन था, भट्टिये था, भट्टिये। तो सबसे पहले मैं हर्यक वंश के बारे में बता दूं तो हर्यक वंश का आखिर उदय हुआ तो कैसे हुआ। तो हर्यक वंश का मतलब संस्थापक वृहदत्त था। पहले सबसे पहले वृहदत्त था। वृहदत्त का पुत्र जो था जरासंध था। कौन था, वृहदत्त का पुत्र जरासंध। और जरासंध जो था, एक मिनट, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, तो बिंबिसार को। ठीक है। बिंबिसार का पिता कौन था, तो भट्टिये था, भट्टिये। और भट्टिये कौन था, तो भट्टिये जो था उसने पुलिक के पुत्र की हत्या कर दी। और पुलिक कौन था, तो पुलिक जो था मंत्री था। पुलिक जो था मंत्री था किसका, ये वृहदत्त वंश का। और ये शासक कब बना, पुलिक, ये शासक बना रिपुंजय, जो वृहदत्त वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, उसकी हत्या करके ये शासक बना था पुलिक। क्लियर। और वृहदत्त वंश का संस्थापक कौन था, वृहदत्त ही था। और वृहदत्त का एक पुत्र था, कौन था, जरासंध था, जरासंध था। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है। तो अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इसने बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद सिंहासन पर बैठा। और उसके बाद इसकी भी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी और वो भी राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 13वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अजातशत्रु मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 492 में ये गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम क्या है, तो इसको कुणिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुणिक। और इसका शासन काल जो था 32 वर्षों तक रहा। कितने, 32 वर्षों तक। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी इसी के समय में हुआ था और इसका पुत्र था उदयन इसका पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का भारत विजय अभियान कब शुरू हुआ था। तो सिकंदर का भारत विजय अभियान ऑप्शन नंबर ए 322, 324, 326, 329। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत के विजय पर निकला था। इसका जन्म कब हुआ था, तो 356 में सिकंदर, 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। और इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप था इसके पिता का नाम। इसका सिकंदर और पुरुष के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं हाइडेस्पिज या वितस्ता का युद्ध। ये चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित है। यहाँ पर इसका युद्ध हुआ था और जिसमें कौन विजयी रहा था, सिकंदर विजयी रहा था। क्लियर। भारत से ये कब लौटा, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है एग्जाम में कि भारत से सिकंदर कब लौटा था, तो 325 ईसा पूर्व में। और ये भारत विजिट करने निकला था लेकिन व्यास नदी
को इसके सैनिक पार नहीं कर सके। इतनी उफान ब्यास नदी में थी कि लोग इसके सैनिक डर गए और उसको पार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण इसको भारत से लौटना पड़ा। और इसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बहुकेफला। क्या नाम था उसका? बहुकेफला, जिसके नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक एक नगर की स्थापना किया था सिकंदर ने। क्लियर। और ये सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो घानानंद उस समय घानानंद का शासन था उस समय, ये उत्तरी प्रांत पर मगध के साम्राज्य पर। ठीक है, नंदवंश का जो था घानानंद, और नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनाभम। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चाणक्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में प्रधानमंत्री होता था। तो प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए, अमात्य कहा जाता था प्रधानमंत्री को। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसको देख लेते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। उसका जो ब्राह्मणी लिपि में अंकित है और जो 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। बढ़िया पॉइंट है ये भी। 7 स्तंभ लेख हैं और 6 स्थान से प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। कौन सा अभिलेख? 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां एवं 8वां शिलालेख में सम्राट अशोक की तीर्थ यात्राओं का, किसका? तीर्थ यात्राओं के बारे में बताया गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट, बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था और उसके बाद अशोक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। क्लियर। शिशुनाग ने पाटलीग्राम से हटाकर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। कौन? शिशुनाग ने। पाटलीग्राम राजधानी थी, उसको हटाकर ये वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक, उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। फिर मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी को इग्रो-नुमाई कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इग्रो-नुमाई कहा जाता है मार्ग निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट है, वृहदत्त जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। वृहदत्त जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था और जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस प्राचीन भारत से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। प्रत्येक दिन कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।